अब्दुल हक की बेटी का ऑपरेशन था। वो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान था। अब्दुल हक ने अपनी बीवी के जेवरात फरोख्त करने का फैसला किया। वो बीवी के जेवरात लेकर सुनान के पास गया और अपनी बीवी के जेवरात बेचकर पैसे लेकर अस्पताल आ रहा था कि एक मोटरसाइकिल सवार ने उसका पीछा किया और फिर मौका देखकर उसके सामने आया। हाथ में पिस्टल लिए अब्दुल हक से बैग छीनने की कोशिश की, मगर अब्दुल हक ने किसी सूरत वो बैग अपने से अलग न किया। जब उसने देखा कि ये शख्स बैग नहीं छोड़ रहा, तो डाकू ने अब्दुल हक के सर में गोली मार दी, फिर बैग छीन कर फरार हो गया। घर जाकर उसने बैग खोला तो बैग में 9 लाख के अलावा एक बच्ची की तस्वीर और उसके ऑपरेशन की रिपोर्ट भी थी। आज उसकी बेटी का ऑपरेशन था। अचानक डाकू अपने किए पर पछताया। वो आयशा के बाप को तो मार चुका था, लेकिन दिल में ये सोच रहा था कि अगर उस बच्ची का बाप के अलावा कोई ना हुआ तो बच्ची का क्या बनेगा। वो भेस बदल कर बैग उठाकर अस्पताल की जानिब रवाना हुआ, मगर वो जैसे ही अस्पताल के अहाते में दाखिल हुआ, उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब्दुल हक एक इलेक्ट्रीशियन था। बिजली के सामान की एक छोटी सी दुकान थी। इसके अलावा घर में जाकर बिजली की इंस्टॉलेशन वगैरह का काम करता था। एक दिन अब्दुल हक अपनी दुकान पर ही बैठा था जब एक बच्चा भागता हुआ उसके पास आया। इसने अब्दुल हक को बताया कि आपकी बीवी की तबीयत खराब है, मुझे पड़ोसन खाला ने आपकी तरफ भेजा है। अब्दुल हक ने दुकान अपने शागिर्द के हवाले की, फिर भागता हुआ घर की तरफ रवाना हुआ। इसकी बीवी शगुफ्ता की डिलीवरी करीब थी। वो बीवी को लेकर अस्पताल रवाना हुआ। फिर अल्लाह ताला ने बेटी अता की। बेटी की पैदाइश पर मियाँ बीवी दोनों के तासुरात मुख्तलिफ थे। बाप था कि खुशी से फूले नहीं समा रहा था और इसकी खुशी इसकी आंखों से महसूस हो रही थी, जबकि इस लड़की की माँ शगुफ्ता परेशान थी। वो परेशान कुन नजरों से अपने शोहर की तरफ देख रही थी। जब अब्दुल हक अपनी बीवी के पास आया और इसकी खैरियत दरियाफ्त करने लगा, तब शगुफ्ता ने अपने शोहर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना शुरू कर दिया। वो बीवी के इस अमल पर परेशान हुआ और उससे पूछने लगा कि किस चीज की माफी मांग रही हो। वो कहने लगी, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी पहली औलाद बेटा हो और बड़ा होकर आपका सहारा बने, मगर किस्मत में लड़की लिखी थी। इस पर अब्दुल हक ने अपनी बीवी को डांट कर कहा कि कैसी बात कर रही हो, मैंने कब तुम्हारे सामने इस बात का तज़किरा किया था कि मैं अल्लाह की रहमत को बुला कर क्यों अपने लिए जहमत समझूंगा। अल्लाह गवाह है कि मैं बेटी की पैदाइश पर खुश हूँ और तुम्हें भी ये नसीहत करूंगा कि इस तरह की बातें ना करो। खुशी के इस मौका पर तुम नाशुक्री की बातें कर रही हो। उसने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा और आयशा अपनी जान से भी उसे ज्यादा प्यारी थी। आयशा जब 6 बरस की हुई तो उसे एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाया। शगुफ्ता ने इस बात की मुखालफत की कि इस स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है, आगे जाकर हमारे मसाइल बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बच्ची क्लासेस में प्रमोट होगी इस लिहाज की इसकी फीस भी बढ़ेगी। अब्दुल हक ने मुस्कुरा कर कहा, अभी इसका बाप जिंदा है, अपनी बेटी को इस शहर में सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ और ये मेरा ख्वाब था और मैं अपना ख्वाब पूरा करने जा रहा हूँ। आयशा जब 5वीं जमात में प्रमोट हुई तो एक दिन क्लास में उसकी तबीयत खराब हुई। इसका सर चकराने लगा और वो नीचे गिर गई। फिर इसे होश नहीं आ रहा था। टीचर बहुत परेशान थे। इन्होंने शगुफ्ता के घर फोन किया। शगुफ्ता ने फोन उठाया। उन्होंने बताया कि आपकी बेटी की तबीयत अचानक खराब है, हम इसे फलां अस्पताल लेकर जा रहे हैं, आप इस अस्पताल में पहुंच जाएं। शगुफ्ता ने परेशानी की हालत में अपने शोहर को फोन किया कि आयशा की तबीयत खराब हो गई है और वो फलां अस्पताल में। अब्दुल हक इस वक्त अपनी दुकान में बैठा था। वो भागता हुआ अस्पताल पहुंचा, जबकि इसकी बेटी अभी तक बेहोशी की हालत में थी। परेशानी की हालत में वो डॉक्टर के सामने आया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी फिलहाल बेहोश है, मगर परेशानी की बात नहीं, हालत खतरे से बाहर है। आपकी बेटी के सर में एक ट्यूमर है जो कि अभी काबिले इलाज है, लेकिन अगर मजीद देरी जाती तो शायद मामला हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता। आपकी बेटी का ऑपरेशन होगा और आपको इस ऑपरेशन की अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अब्दुल हक ने अपनी बेटी को देखा तो उसका दिल पिघल गया। ऑपरेशन थिएटर में इसकी बेटी बेहोशी की हालत में पड़ी थी, जबकि डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से 9 लाख का बंदोबस्त करो, जो कि इस ऑपरेशन की फीस थी, ताकि मजीद देर से बचा जा सके। अब्दुल हक वहां से घर आया और जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी रिक्शे पर सवार होकर अस्पताल की तरफ जा रही थी। इसने अपनी बीवी को वापस बुलाया और कहा कि मेरी बात गौर से सुनो। वो रो रही थी। इसने कहा कि बात दरअसल ये है कि डॉक्टर ने आयशा का ऑपरेशन बताया है, इसके सर का ऑपरेशन होगा, क्योंकि हमारे पास कोई वसाइल नहीं, लिहाजा तुम अपने जेवरात दो, मैं सुनार से इसकी माकूल कीमत लगवाता हूँ और हमारे पास वो काम बचा है, लिहाजा जल्दी करो। बीवी ने जल्दी से संदूक खोला और अपना जहेज का सारा जेवर बाहर निकाला और फिर इसने जेवरात एक कपड़े में लपेटे और अपने शोहर के हवाले कर दिए। अब्दुल हक बीवी के जेवरात लेकर सुनार की दुकान की तरफ रवाना हुआ। जेवरात की कीमत 11 लाख रुपए बताई गई, जो कि ऑपरेशन के लिए काफी थी। इसने वो पैसे एक बैग में डाले, फिर पहले ही फुर्सत में अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। बस से उतरकर वो फुटपाथ पर बड़ी ही तेजी से अस्पताल की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ रहा था कि एक मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान उसके रास्ते में आया। पिस्टल दिखाकर
कहा कि बैग मेरे हवाले करो वरना गोली मार दूंगा। अब्दुल हक ने कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं बड़ी जल्दी में हूँ, किसी सूरत तुम्हारे हवाले की बैग नहीं कर सकता। जिस पर वो अपनी बाइक से नीचे उतरा, बैग छीनने की कोशिश की। अब्दुल हक ने काफी मज़ाहमत दिखाई, वो किसी सूरत इसे डाकुओं को बैग देने वाला नहीं लग रहा था। इस पर इस शख्स ने अब्दुल हक के सर में गोली मारी, फिर जल्दी से बैग लेकर वहाँ से फरार हो गया। जाकर इसने बैग खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसमें पूरे 11 लाख रुपए थे। पैसे देखकर तो वो खुश हुआ, लेकिन इन पैसों के अलावा एक बच्ची की तस्वीर और उसकी मेडिकल की रिपोर्ट्स भी थी, जिस पर ऑपरेशन की डेट भी लिखी हुई थी। असद को इस बात का पता चल चुका था कि ये बच्ची इस मकतूल की बेटी है, जिसको अभी मैं मार कर आ रहा हूँ। ये पैसे वो अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए ले जा रहा था। असद डाकू नहीं था, बल्कि ये मजबूरी की हालत में कर रहा था। इसके भाई को अगवा किया गया था और अगवा करने वाले नामालूम मुजरिम ने 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। इस पर असद के दिमाग में ये बात आई कि पुलिस स्टेशन चला जाए। पुलिस वालों को इसने अगवा के बारे में बताया, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता, क्योंकि डाकुओं ने सख्ती से मना किया था कि अगर तूने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो तुम्हारे भाई की जान हरगिज नहीं बचेगी। ये मामला असद के लिए काफी गंभीर था। वो अपने भाई की खातिर एक बेगुनाह की जान तो पहले ही ले चुका था, मगर अब बच्ची की तस्वीर और उसकी आंखों के सामने आई तो अपने सगे भाई को भूल गया। सर से लेकर पांव तक सीने से शराबू था, इसका जिस्म ठंडा हो रहा था, आंखें कांप रही थी। बैग छीनते वक्त उससे इस बात का एहसास नहीं था कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन घर आकर इसे पता चला कि मैंने एक बेगुनाह की जान ली है, जो कि अपनी बेटी के लिए पैसे लेकर जा रहा था। वो अपनी बेटी का वाहिद सहारा था। असद ने भेस बदला और पैसे लेकर अस्पताल की तरफ रवाना हुआ और ये सोचा कि कम से कम बच्ची की जान बचा ली जाए, इसके ऑपरेशन में तखीर न हो। वो अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर हैरान कुन था। आयशा का ऑपरेशन हो चुका था, उसकी हालत खतरे से बाहर थी और वो बेहोशी में थी। वो इस मौका की तलाश में था कि वो आयशा के बारे में किसी से जान सके। एक नर्स जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो उसने पूछा कि ये लड़की जो सामने लेटी है, अब इसकी कैसी तबीयत है। नर्स ने बताया कि इसका ऑपरेशन हो चुका है, इसके साथ में ट्यूमर था, लेकिन कामयाबी से ऑपरेशन हो चुका है। मगर होश में आने के बाद तमाम डॉक्टरों को इस बात की परेशानी है कि ये खबर इस बच्ची के लिए काफी मुश्किल है और हम इससे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। असद ने पूछा कि कौन सी खबर। नर्स ने बताया कि किसी जालिम शख्स ने इसे बाप को मार डाला। वो अपनी बीवी के जेवरात फरोख्त करके अपनी बच्ची के ऑपरेशन के पैसे लेकर अस्पताल की तरफ जा रहा था कि रास्ते में एक डाकू ने उससे पैसे छीन लिए और मज़ाहमत पर उसे मार डाला। इसके बाप की लाश भी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए आई है। डॉक्टरों ने हालात को देखकर मुफ्त में आयशा का ऑपरेशन करने का फैसला किया, मगर अब वो परेशान है कि ये बात किस तरह इस बच्ची से छुपाई जाए। इसका बाप अब दुनिया में नहीं है। हमने बच्ची की माँ को भी ये बात समझा दी है कि अभी आयशा को बाप के बारे में खबर नहीं देनी, लेकिन होश में आते ही इस बच्ची ने सबसे पहले अपने बाप का नाम लिया। बार बार अपने बाप का नाम लेकर पा रही है। असद ने जब ये खबर सुनी तो अपने आप को मलामत करने लगा। इसके दिल में ये बात आई कि पिस्टल की गोली अपने आप पर चला दे, मगर अचानक इसे अपने भाई की याद आई, जिन लोगों ने उसके भाई को किडनैप किया था। बार बार फोन कर रहे थे, लेकिन ये पिक नहीं कर रहा था। अचानक असद अस्पताल से वापस आया और वीरान जगह पर कॉल उठाई तो वो कहने लगे, लगता है तुम्हारा भाई तुम्हें अजीज नहीं है। ठीक है, फलां जगह पर अपने भाई की लाश उठाकर ले जाना। असद ने रो कर कहा कि ऐसा मत करो, मुझे तुम जगह बताओ, मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ। असद को इस बात की तसल्ली हुई कि कम से कम लड़की की जान तो बच गई, मगर इसने एक बेगुनाह आदमी को कत्ल करके बहुत बड़ा गुनाह किया था, इसलिए वो परेशान था। खैर, वो उनकी बताई हुई जगह पर पहुंचा। अगवा करने वाले लोगों ने उससे पैसे लिए और फिर इसके भाई को उसके हवाले कर दिया। असद अपने भाई को गले लगाकर रो रहा था, बार बार इसे यही कह रहा था कि तेरे भाई के हाथ खून से रंगे हैं, तेरा भाई मुजरिम है, तेरे भाई से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी गिरफ्तारी पेश कर रहा हूँ, मुझसे एक बेगुनाह आदमी का कत्ल हुआ है। इसके भाई औरंगजेब ने जब ये सुना तो सहारा देकर अपने भाई को घर ले आया और कहा कि वहाँ तफसील से बात होगी। घर आकर औरंगजेब अपने भाई से हाथ जोड़कर यही कह रहा था कि भाईजान, वालिदैन की वफात के बाद आपने माँ बाप बनकर मुझे पाला, मेरा ख्याल रखा। अगर आपने अपनी गिरफ्तारी दे दी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं अकेला इस दुनिया में क्या करूंगा, लिहाजा आप जज्बाती फैसला मत कीजिए। असद ने अपने भाई से कहा कि बेटा, मैं मजबूर हूँ, एहसास नदामत में दिन ब दिन डूब रहा हूँ। अब इस एहसास को लेकर जिंदगी गुजारना मेरे लिए काफी मुश्किल है। लेकिन भाई था जो बार बार अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर यही कह रहा था कि इस फैसले पर नजरसानी फरमाइए और ऐसा मत करें। छोटे भाई की मोहब्बत उस पर फिर से गालिब आ गई और वो अपने आप को कानून के हवाले करने वाला था। वो इस फैसले से बाज आ गया। शुरू में वो डिप्रेशन में चला गया। इसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। दिन रात अब्दुल्ला की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ जाती थी। फिर औरंगजेब की एक अच्छी कंपनी में जॉब हो गई और औरंगजेब ने यही सोचा कि अगर भाई ये मुल्क छोड़कर चले गए, कुछ दिन वहाँ दुबई में रहेंगे तो शायद इस काम से बाहर आ जाएं और जो हादसा इसके साथ पेश आया शायद इसे भूल जाए। और औरंगजेब का एक दोस्त दुबई में जॉब करता था। इसने अपने दोस्त के जरिए ही
اپنے بھائی اسد کو دبئی بھجوایا اور اپنے دوست سے کہا کہ ایک اچھے سے ڈاکٹر سے میرے بھائی کا بھی علاج کرواؤ۔ اورنگزیب کی ضد پر وہ دبئی چلا گیا۔ اورنگزیب کی بہت بڑی خواہش تھی کہ اس کے بھائی اسد کی شادی ہو جائے، لیکن وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس سے شادی کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ اس کی کزن مریم تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر مریم کے والدین نے ایک امیر گھرانے کو دیکھتے ہوئے اسد سے منگنی توڑ دی۔ اسد نے مریم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور اس کی مرضی جاننے کی کوشش بھی کی، لیکن کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ مریم کے والدین نے اسد کا داخلہ اپنے گھر میں بھی بند کیا ہوا تھا اور مریم کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ پھر ایک شادی کی تقریب میں اسد کو موقع ملا مریم سے بات کرنے کا۔ اسد نے مریم سے پوچھا کہ یہ رشتہ تمہاری رضامندی سے ختم ہوا ہے یا تمہارے والدین نے تمہیں مجبور کیا ہے؟ اس پر مریم نے صاف الفاظ میں کہا کہ اسد میری بات غور سے سنیں، میں اپنے والدین کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر میرے والدین نے یہ رشتہ ختم کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ اسد نے جب یہ سنا تو کہا اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اس رشتے کے ختم ہونے پر راضی ہو، جس پر وہ خاموش ہو گئی اور دبے الفاظ میں کہا کہ جس گھر میں میرا رشتہ ہو رہا ہے وہ تمہارے گھر سے بہت بہتر ہے۔ میرا ہونے والا شوہر بہت بڑا بزنس مین ہے، معذرت کے ساتھ تمہارے پاس تو ایسا کچھ نہیں۔ اسد وہاں سے چپ چاپ واپس آیا اور پھر زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، وہ اپنے بھائی کی پرورش کرے گا۔ اس کا بھائی اس سے 5 سال چھوٹا تھا اور بڑا آدمی بننا چاہتا تھا، مگر پھر بھائی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ کالج کے گیٹ کے باہر ہی اسے اغوا کیا گیا۔ اورنگزیب اپنی زندگی سمجھتا تھا اور اورنگزیب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکا تھا۔ اورنگزیب کی خاطر ہی اس نے پستول لیا اور پھر ڈکیتی کرنے کی ٹھان لی، کیونکہ اس کے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ اپنے بھائی کی خاطر اس نے یہ غلطی کی۔ وہ دبئی تو جا چکا تھا لیکن ڈپریشن سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن چھوٹے بھائی نے اس کی منت کی کہ خدارا آپ ایسا مت کریں۔ لیکن اس کے بعد اورنگزیب جس کمپنی میں جاب کرتا تھا اس کمپنی میں عائشہ بھی جاب کرتی تھی۔ بریک ٹائم میں عائشہ سے اس کی بات ہوئی تھی، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ اس نے فون پر ہی اپنے بڑے بھائی اسد کو اس بات کی اطلاع دی کہ کمپنی میں مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا ہے، وہ مجھے پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسد جو دکھوں میں گر چکا تھا یہ خبر سن کر خوش ہوا۔ پہلے تو اورنگزیب نے یہ ضد کی کہ جب تک آپ شادی نہیں کریں گے میں بالکل شادی نہیں کروں گا۔ اصول بھی یہی ہے کہ بڑے بھائی کی شادی پہلے ہوتی ہے، مگر جب اورنگزیب کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ بھائی صاحب کسی صورت اب شادی کرنے والے نہیں، تب اس نے اپنے بھائی کو شادی کے لیے مجبور کرنا چھوڑ دیا۔ ہاں البتہ اس نے بھائی سے یہ ضرور کہا کہ آپ جب دبئی سے واپس آ جائیں گے تب عائشہ سے میرے رشتے کے بارے میں آپ ہی بات کریں گے۔ اسد دبئی سے واپس آ گیا۔ ایئرپورٹ پر اس نے اپنے بھائی کا استقبال کیا۔ پھر کچھ دنوں بعد اسد اپنے چھوٹے بھائی اورنگزیب کو لے کر عائشہ کے گھر آیا۔ عائشہ کی ماں شگفتہ بہت خوش تھی، اس کی بیٹی ایک اچھے اور سلجھے ہوئے خاندان میں جانے والی اور لڑکا کافی خوبصورت ہے، مگر وہ اس بات سے بالکل ناواقف تھی کہ جس لڑکے سے عائشہ کی شادی ہو رہی ہے اس کے بڑے بھائی نے اسے بیوہ بنایا تھا، اس نے ہی اس کا سہاگ چھین لیا تھا۔ یہ ایک سادہ سی شادی تھی جس میں بڑے ہی قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کی شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ شادی کے بعد عائشہ نے محسوس کیا کہ اسد ہر وقت اداس رہتا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے۔ اس نے اورنگزیب سے کہا کہ بھائی جان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں کئی دنوں سے یہ بات نوٹ کر رہی ہوں کہ بھائی جان بس اپنے کمرے میں ہی رہتے ہیں، نہ کسی سے ملتے ہیں نہ ہی بات کرتے ہیں۔ اور اورنگزیب نے اپنی بیوی کو حقیقت نہ بتائی، بس اتنا بتایا کہ بھائی جان جس لڑکی سے محبت کرتے تھے اس نے بھائی جان کو دھوکہ دیا اور اس کی وجہ سے بھائی کافی غمگین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھائی جان نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی۔ میرے بار بار کہنے کے باوجود بھائی جان نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، پھر میں نے بھی اپنے بڑے بھائی کو مجبور نہیں کیا۔ اورنگزیب نے عائشہ سے یہ بات چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا بھی قتل چھپائے نہیں چھپا۔ ایک دن عائشہ اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ ایک پرانے سے صندوق کے پیچھے اسے ایک بیگ نظر آیا۔ اس نے بیگ کھولا تو اس کے اندر اس کی بچپن کی تصویر تھی اور کچھ میڈیکل رپورٹس تھی۔ وہ یہ رپورٹ دیکھ کر حیران ہوئی اور سوچ رہی تھی کہ میری رپورٹس اورنگزیب کے گھر کیسے اور کیوں آئی ہیں۔ اس نے تصویر خاموشی سے چھپا لی اور اس کا تذکرہ اورنگزیب سے بھی نہ کیا۔ کچھ دنوں بعد وہ اپنے گھر میں آئی اور اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں جی یہ مجھے تصویر اورنگزیب کے گھر سے ملی ہے جو کہ میرے بچپن کی ہے، اور اس کے علاوہ یہ میڈیکل رپورٹ بھی ملی ہیں۔ عائشہ کی ماں نے وہ رپورٹ دیکھی اور ساتھ ہی جب اس کی نظر اس تصویر پر پڑی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ماں کی حالت خراب ہوئی تو اس نے اپنی ماں کو پانی پلایا، پھر جلدی سے ماں سے پوچھا کہ ماں مجھے بتائیں اس کی کیا حقیقت ہے۔ ماں نے بتایا کہ بیٹا جب 10 سال کی عمر میں تمہارا آپریشن تھا تو تمہارا باپ اسی بیگ میں پیسے لے کر ہسپتال جا رہا تھا کہ کسی نامعلوم شخص نے تمہارے باپ کو قتل کیا، جبکہ یہ بیگ لے کر فرار ہو گیا۔ عائشہ نے جب یہ سنا تو ششدر ہو گئی۔
सोचने लगी कि मेरा शोहर ही मेरे बाप का कातिल है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो अपने बाप से बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन औरंगजेब की शादी के बाद वो उस सदमे से बाहर आ चुकी थी, क्योंकि औरंगजेब ने उसका दामन खुशियों से भर दिया था। लेकिन अब फिर से उसके जख्म ताज़ा हो चुके थे। उसके दिल में आया कि पुलिस स्टेशन जाकर ये सबूत पेश करूं और अपने जालिम शोहर को गिरफ्तार करवाऊं, लेकिन ये सबूत नाकाफी थे। 2 दिन बाद औरंगजेब उसे लेने आया, लेकिन वो उसके साथ ना गई। औरंगजेब हैरान था कि उसकी बीवी उसके साथ क्यों नहीं जा रही, मगर आयशा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि माँ अकेली है, मैं एक कदम मजीद अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ। 1 हफ्ते बाद वो दोबारा आयशा को लेने आया, तो उस बार माँ की ख्वाहिश पर अमल करते हुए वो चुपचाप औरंगजेब के साथ चली गई। मगर घर जाकर आयशा ने औरंगजेब से बोलना छोड़ दिया था। वो बार बार आयशा से कहता कि बताओ क्या हुआ, तुम्हारे रवैये में ऐसी तब्दीली आखिर क्यों है, मुझे बताओ तो सही। हाथा की रात को उसने अपने शोहर से अपना बिस्तर भी अलग कर लिया था। ये बात औरंगजेब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो आयशा पर चीखता था, इससे पूछता था कि तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन वो जवाब नहीं देती थी। इनके दरमियान जब झगड़ा बढ़ गया तो असद इनकी गुफ्तगू सुन लेता था। असद काफी हद तक इस हकीकत से आगाह हो चुका था कि अपने छोटे भाई को उस अजियत में देकर इसे भी तकलीफ होती है। वो इस हकीकत से वाकिफ था कि आयशा ने औरंगजेब से अपना बिस्तर अलग कर लिया है। वो दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, लेकिन इनके दरमियान मीलों की दूरी है। ये दूरी आयशा के लिए तकलीफ दे थी। एक दिन आयशा और औरंगजेब अपने कमरे में बैठे थे कि फायर के चलने की आवाज आई। ये फायर असद के कमरे में हुआ था और औरंगजेब भागता हुआ कमरे में गया। वहां जाकर उसने देखा कि असद ने अपने आप को गोली मार ली है और वो अपने कमरे में बेड पर मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है, जबकि साथ ही एक खत पड़ा था और औरंगजेब ने खत उठाकर पढ़ना शुरू किया, जिस पर यह लिखा था कि बेटा औरंगजेब, मेरा बेटा है, मेरा भाई नहीं। मैंने तुझे हमेशा अपना बेटा बनाकर पाला है। मैं अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश पर मैंने ऐसा ना किया, मगर मैं अंदर ही अंदर से घुट रहा था। जिंदगी मुझ पर दुश्वार थी। मुझे मालूम है कि किसी तरह वो बैग आयशा ने देख लिया है। वो तुझे अपने बाप का कातिल समझती है, जबकि हकीकत में तो मैं इसका कातिल हूँ। मैं तुम दोनों का मुजरिम हूँ और मैं ये बोझ लेकर जी नहीं सका। मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूँ और आयशा से माफी मांगता हूँ कि अपने छोटे भाई को बचाने के लिए मैंने ये सब कुछ गलती में किया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आयशा भी रोती हुई औरंगजेब के पीछे आई और औरंगजेब अपने भाई की लाश के साथ लगा हुआ था, जबकि आयशा ने भी वो खत पढ़ लिया। आयशा को मालूम हो चुका था कि उसका शोहर बेगुनाह है, जबकि उसके बाप को मारने वाला इस दुनिया में नहीं रहा। अपने बड़े भाई की जुदाई में औरंगजेब बीमार पड़ गया और उस हालत में आयशा अपने शोहर को अकेला नहीं छोड़ सकी थी। उसने अपने शोहर का साथ दिया और औरंगजेब की सारी जिंदगी इस बात का अफसोस रहा कि काश वो अपने भाई को उस बात की इजाजत दे देता कि भाई अपने आप को कानून के हवाले कर देता। कम से कम उसका भाई खुदकुशी तो ना करता। मोहब्बत बड़ा ही खुदगर्ज जज्बा है। एक बाप अपनी बेटी की मोहब्बत में अपनी बीवी के जेवरात फरोख्त करके हसाल भाग रहा था, तो दूसरी तरफ एक भाई अपने भाई की मोहब्बत में बेगुनाह शख्स की जान ले रहा था। नाजरीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मजीद इस तरह की सबक आमोज कहानियाँ और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल अली टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।